वेलकम टू माय चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था स्टमक को, उसके एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को, और हमने उसके सेल्स वगैरह पढ़े थे कि कौन से सेल्स क्या सेक्रेट आउट कर रहे हैं और कौन से जो हैं सेक्रीशंस जो हैं वो पॉजिटिव फीडबैक का काम कर रही हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पेप्टिक अल्सर या पेप्टिक अल्सर डिजीज़ जिसे हम कहते हैं। इसमें हम मेनली 3 जो हैं टाइप्स ऑफ अल्सर्स पढ़ते हैं। पहले हमारे पास गैस्ट्रिक अल्सर, ड्यूडिनल अल्सर एंड एसोफेजियल अल्सर। पेप्टिक अल्सर डिजीज़ जो है वो बहुत कॉमन आजकल होती जा रही है स्ट्रेस की वजह से, या जो हम आजकल फूड ले रहे हैं उनकी वजह से। तो हम स्टार्ट लेते हैं अब पेप्टिक अल्सर डिजीज़ का। वर्ड पेप्टिक अल्सर, ये जो है कम्बिनेशन है 2 वर्ड्स का, जिसमें पेप्टिक का मतलब है ड्यू टू एसिड। कोई भी चीज़ जो एसिड की वजह से हो उसे हम कहते हैं पेप्टिक। एंड द वर्ड अल्सर का जो मतलब है वो है ओपन सोर। तो कोई भी खुला जख्म जो एसिड की वजह से हो उसे हम कहते हैं पेप्टिक अल्सर। अब पेप्टिक अल्सर जो है उसके हमारे पास 3 इकसाम है, मीन्स 3 टाइप्स है पेप्टिक अल्सर की। जो है हमारे पास एसोफेजियल अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर एंड ड्यूडिनल अल्सर, जिसमें जो एसोफेजियल अल्सर है वो लीस्ट कॉमन है, जबकि गैस्ट्रिक और ड्यूडिनल अल्सर जो है वो मोस्ट कॉमन है। और इनमें भी जो ड्यूडिनल अल्सर है वो आजकल उसके जो केसेस हैं वो जो है डे बाय डे इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं गैस्ट्रिक अल्सर। क्या व्हाट इज़ गैस्ट्रिक अल्सर, किस वजह से ये होता है और कैसी इसकी पैथोफिजियोलॉजी है। गैस्ट्रिक अल्सर इट मीन्स कि रिलेट करता है हमारे स्टमक से। तो स्टमक को से रिलेट करने के लिए या उसे दोबारा से समझने के लिए गैस्ट्रिक अल्सर को हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं स्टमक और उसके पार्ट्स को। स्टमक जो है हमारे वो ऑर्गन है जो एसोफेगस और ड्यूडिनम के बीच में लाई करता है। एसोफेगस और ड्यूडिनम के बीच में जो जे शेप्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर है उसे हम कहते हैं स्टमक। इसके हमारे पास है 3 पार्ट्स। पहला है फंडस, दूसरा है हमारे पास बॉडी, और जो थर्ड पार्ट है वो है एंट्रम। स्टमक में जो है 2 स्फिंक्टर्स हैं स्टमक के। पहला स्फिंक्टर है हमारे पास गैस्ट्रो एसोफेजियल स्फिंक्टर, एसोफेगस और स्टमक के ओपनिंग के बीच में जो है। जो दूसरा स्फिंक्टर है वो है हमारे पास कहलाता है पाइलोरिक स्फिंक्टर, जो ड्यूडिनम और एंट्रम या क्लोजिंग ऑफ स्टमक के बीच में है। ये हमारे पास जो पेप्टिक अल्सर है, यूजुअली जो केसेस मोस्टली देखे गए हैं उसमें हमारे पास जो पेप्टिक अल्सर है वो अकर करता है मोस्टली जिस वॉल के पास, वो है बॉडी और एंट्रम का ये रीजन। ये रीजन इसका प्रेजेंट है इन लाइनिंग्स में जो है मोस्टली हमारे पास गैस्ट्रिक अल्सर अकर करता है। और जो हमारे पास एच पाइलोरी की वजह से हो या डिफरेंट फूड्स की वजह से हो, कॉज जो भी हो, लेकिन जो मोस्ट केसेस में ऑब्जर्व किया गया है वो इस एरिया में जो है हमारे पास गैस्ट्रिक अल्सर ज़्यादा अकर होता है। अब पार्ट्स के बाद हमारे पास आती है लाइनिंग्स। जो हमारे पास स्टमक की वॉल है उसकी लाइनिंग जो है उसमें कौन कौन से पोर्शंस हैं। तो सबसे पहले जो स्टमक की वॉल है उसमें हमारे पास होता है म्यूकस। म्यूकस जो है हमारे पास लुब्रिकेशन प्रोवाइड कर रहा है, लिक्विड है, लिक्विड सेक्रीशंस हैं जो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करती हैं, और सेकंड जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। फिर म्यूकस से नीचे जो है हमारे पास प्रेजेंट होता है म्यूकोसा। म्यूकोसा में डिफरेंट सेल्स आ जाते हैं जिनके बारे में हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, और वीडियो का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ ताकि आप लास्ट लेक्चर भी सुन सकें। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट सेल्स होते हैं लाइक पैराइटल सेल्स, चीफ सेल्स, जी सेल्स जो डिफरेंट सेक्रीशंस कर रहे होते हैं। म्यूकोसा से नीचे जो लेयर है उसे हम कहते हैं मस्क्यूलरिस म्यूकोसा।
एंड देन डीप इनसाइड जो लेयर हमारे पास बन जाती है वो है हमारे पास सब म्यूकोसा, और इससे नीचे हमारे पास ब्लड वेसल्स आ जाती हैं। ये हो गया हमारे पास लेयर्स, जो प्रोटेक्शन या जो वॉल्स है हमारे पास स्टमक की, उसमें कौन कौन सी लेयर्स प्रेजेंट हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि जो नॉर्मल डिफेंसिव केमिकल्स हैं या जो नॉर्मल जो डिफेंसिव मैकेनिज्म है स्टमक का वो क्या है, और वो कौन सी चीज़ें हैं जो स्टमक को डैमेज करती हैं। तो हमारे पास जो नॉर्मल कंडीशन में अगर हमारे पास जो है स्टमक मौजूद है तो उसमें जो है हमारे पास दो डैमेजिंग फोर्सेस हो सकती हैं। एक गैस्ट्रिक एसिडिटी, सेकंड पेप्टिक एंजाइम। गैस्ट्रिक एसिडिटी मींस HCl जो पैराइटल सेल सेक्रीट्स कर रहे थे, और पेप्टिक एंजाइम मींस पेप्सिन जो हमारे पास प्रोड्यूस होता है चीफ सेल से। अब नॉर्मल कंडीशन में जो हमारी बॉडी डिफेंस प्रोवाइड कर रही होती है इन दो चीज़ों से, वो किस तरह से करती है। पहली चीज़ है सरफेस म्यूकस सेक्रेशन, जो म्यूकस हमारे पास सेक्रेट हो रहा है हमारे म्यूकस सेल से। सेकंड, जो बायोकार्बोनेट आयंस जो हैं उस म्यूकस में प्रेजेंट हैं, उनकी वजह से भी जो है हमारी जो वॉल्स हैं स्टमक की वो प्रोटेक्ट रहती हैं। थर्ड, ब्लड फ्लो की वजह से, और जो एपिथेलियल रीजेनरेटिव कैपेसिटी है उसकी वजह से। अब एपिथेलियल सेल्स जो हैं हमारे पास प्रेजेंट होते हैं लाइनिंग ऑफ स्टमक में, तो उनकी जो है जितना अच्छा उस तरफ ब्लड फ्लो होगा उतनी जल्दी जो है उनकी रीजेनरेशन होगी, वो दोबारा से रीजेनरेट होंगे, और उतना अच्छा जो है डिफेंसिव मैकेनिज्म बन सकता है स्टमक की वॉल्स का। तो लास्ट हमारे पास है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स की जो प्रोडक्शन है वो भी हमारे पास जो है एज अ प्रोटेक्टिव या एज अ डिफेंसिव फोर्स के तौर पे काम कर रही है। तो ये हमारे पास है नॉर्मल कंडीशन में। अब नॉर्मल कंडीशन में तो ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं। अब किसी वजह से इन डिफेंसिव फोर्सेस की सेक्रेशन कम हो जाए या जो हमारे पास डैमेजिंग फोर्सेस हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाएं, तो उस कंडीशन में हमारे पास जो डिजीज़ अकर होती है वो होती है पेप्टिक अल्सर। तो जो चीज़ें कॉज करती हैं इस डिफेंसिव मैकेनिज्म को जो है वीक करने के लिए और जो एसिड की प्रोडक्शन है उसे इंक्रीज करने में, वो हमारे पास क्या है। पहला हमारे पास एच पाइलोरी इन्फेक्शन। एच पाइलोरी बैक्टीरिया जो है हमारे पास बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए। सेकंड, एनसिड्स जो हम यूज़ करते हैं मोस्ट कॉमनली, बहुत ज़्यादा जो है यूज़ में हमारे एनसिड्स रहती हैं, पेन किलर्स, तो उसकी वजह से भी जो है पेप्टिक अल्सर हो सकता है। ये दो जो है मेन कॉज हैं। इसके बाद जो हमारे पास बाकी जो कॉज आते हैं वो है एस्प्रिन का यूज़, सिगरेट्स, अल्कोहल, गैस्ट्रिक, हाइपर एसिडिटी, ड्यूडिनल गैस्ट्रिक रिफ्लक्स, इन सब की वजह से भी जो है हमारे पास जो हमारे डिफेंस कर रही थी, जो हमारे पास डिफेंसिव फोर्सेस थी, उनकी जो अमाउंट है वो कम हो जाती है। और जो हमारी लेयर्स हैं जो प्रोटेक्ट हुई हुई थी म्यूकस से और बाकी चीज़ों से, वो जो है एक्सपोज होना आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट हो जाती हैं, और वो जो एसिड है वो अपनी ही वॉल्स को या स्टमक की जो वॉल्स हैं उनको जो है डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है। ओके, तो अगर हमारे पास गैस्ट्रिक अल्सर की अब ये कंडीशन है, मीन्स इंजरी अकर हो गई है, सबसे पहले जो हमारे पास म्यूकस था वो रिमूव हुआ, देन हमारे पास जो है म्यूकोसा था, ठीक है, सेल्स जहाँ पे थे उन सेल्स को के बीच में हमारे पास गैस्ट्रिक पिट्स होते हैं। यूजुअली जो बैक्टीरिया है या जो स्ट्रेस वगैरह या किसी भी कंडीशन में हमारे पास एसिड का जो इफेक्ट है वो सबसे पहले गैस्ट्रिक पिट्स पे पड़ता है। तो गैस्ट्रिक पिट्स जो हैं वो हमारे पास मस्कुलैरिस के भी करीब होते हैं, सब म्यूकोसा के भी करीब होते हैं, तो इस वजह से जो है उस एरिया में डैमेजिंग जल्दी स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास नेक्रोटिक जो है डेब्रिस जमा होना स्टार्ट हो जाता है, और जब भी हमारे पास नेक्रोसिस होगी तो बॉडी का अपना डिफेंस मैकेनिज्म क्या करेगा, इन्फ्लेमेटरी सेल्स जनरेट करता है। और
लेकिन जो हमारे पास जो सब म्यूकोसा है वहाँ पे हमारे पास फिब्रोसिस हो जाती है, मीन्स वहाँ के जो मसल्स हैं वो थिक होना या हार्ड होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये हमारे पास कंडीशन बन जाती है गैस्ट्रिक अल्सर में। और अगर ये हम जो है ट्रीट ना करें टाइम पर तो ये सारे एरिया को क्रॉस करता हुआ हमारी ब्लड वेसल्स तक पहुंच जाता है, और जब ब्लड वेसल्स डैमेज होंगी तो लाजमी बात है कि जो बॉडी है वो ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान की तरफ मूव कर जाती है। तो ये हमारे पास ओवरऑल हो गया गैस्ट्रिक अल्सर। अब हमारे पास आता है ड्यूडिनल अल्सर। हैं तो ऑलमोस्ट दोनों सेम, दोनों में जो है एसिड की सेक्रीशन ज़्यादा होने की वजह से या बैक्टीरियल इन्फेक्शन ज़्यादा होने की वजह से जो है हमारे पास एज अ रिज़ल्ट जो है वॉल्स जो है ड्यूडिनम की या स्टमक की वो डैमेज हो रही हैं। लेकिन जो स्टमक की वॉल्स हैं उनका जो अरेंजमेंट है वो और है, जो ड्यूडिनम की वॉल है उसकी जो अरेंजमेंट है वो और है। तो ड्यूडिनल अल्सर जो है यूजली हमारे पास अकर होता है, जो कॉज है उसका मेन, जबकि हमारे जो गैस्ट्रिक अल्सर थे उसके कॉज भी वही हैं, लेकिन ड्यूडिनल अल्सर के जो कॉजेज हैं वो हैं मेन हमारे पास गैस्ट्राइटिस सबसे पहले, और जो सेकंड है वो है एच पाइलोरी बैक्टीरियम। ये दो जो हैं मेन जो है कॉज हैं ड्यूडिनल अल्सर के। तो अभी हम इसे डिटेल में डिस्कस करते हैं कि ये दोनों कैसे जो है ड्यूडिनल अल्सर कॉज कर रहे हैं। हमारे पास बॉडी में अगर गैस्ट्राइटिस किसी पेशेंट को हो जाए, गैस्ट्राइटिस मीन्स जो हमारी स्टमक की वॉल्स हैं उनमें इन्फ्लामेशन अकर होना। जब भी स्टमक की वॉल्स में इन्फ्लामेशन अकर होती है तो उसके नतीजे में दो चीज़ें होती हैं, ठीक है, गैस्ट्राइटिस की वजह से। फर्स्ट थिंग जो अकर होगी वो होगी कि गैस्ट्रिन की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है, और ये हम जानते हैं कि जो गैस्ट्रिन है वो HCl के लिए पॉजिटिव, HCl की प्रोडक्शन के लिए पॉजिटिव फीडबैक का काम करता है। तो इसकी जो प्रोडक्शन है गैस्ट्राइटिस में वो इंक्रीज हो जाती है। सेकंड क्या होता है कि जो सोमैटोस्टैटिन है उसकी जो प्रोडक्शन है वो रिड्यूस हो जाएगी। सोमैटोस्टैटिन हमारे पास वो हार्मोन है या वो केमिकल है, जब वो रिलीज होता है तो HCl की प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाती है। अब यहाँ पे दोनों चीज़ें ऑपोजिट हो रही हैं। इट मीन्स अगर हमारे पास गैस्ट्रिन इंक्रीज हो रहा है और सोमैटोस्टैटिन रिड्यूस हो रहा है तो हमारे पास HCl की प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। इन दोनों की वजह से हमारे पास क्या होता है, गैस्ट्रिक एसिड की जो सेक्रीशन है वो इंक्रीज हो जाती है। जब गैस्ट्रिक एसिड सेक्रीशन इंक्रीज होगी तो जो ड्यूडिनल बल्ब है उनकी हाइपर रिएक्टिविटी हो जाती है। हाइपर रिएक्टिविटी के रिजल्ट में जो है ड्यूडिनाइटिस अकर होता है। जो हमारे ड्यूडिनम की वॉल्स हैं उनमें भी इन्फ्लामेशन अकर होती है, और जो हमारे स्टमक के सेल्स हैं उनका साइज इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जो है मेटाप्लेजिया मीन्स जो है सेल्स का साइज इंक्रीज हो जाना। तो हमारे पास क्या है कि हाइपर रिएक्टिविटी ऑफ ड्यूडिनल बल्ब रिजल्ट करता है ड्यूडिनाइटिस में एंड गैस्ट्रिक मेटाप्लेजिया में, और इसके रिजल्ट में अकर होता है ड्यूडिनल अल्सर। ये तो हो गया हमारे पास एक रीज़न कि गैस्ट्राइटिस जो है वो कैसे हमारे पास ड्यूडिनल अल्सर की वजह बन रहा है। सेकेंड कॉज जो मेन थी वो थी एच पाइलोरी बैक्टीरियम। एच पाइलोरी हमारे पास जो है क्या करेगा कि अगर उसका अटैक होगा तो सबसे पहले जो है वो गैस्ट्रिक एसिड सेक्रीशन इंक्रीज कर रहा था, जो अभी हम पढ़ के भी आ चुके हैं कि एच पाइलोरी जो है वो गैस्ट्रिक एसिड की सेक्रीशंस को इंक्रीज कर देता है। सेकेंड, वो गैस्ट्राइटिस कॉज करता है, मीन्स जो साइकिल हमने अभी पढ़ा गैस्ट्राइटिस की वजह से किस तरह ड्यूडिनल अल्सर हो रहा है वो सब कुछ अकर हो सकता है एच पाइलोरी की वजह से। और जो थर्ड है वो एच पाइलोरी जो है वो डायरेक्टली भी हमारे पास ड्यूडिनाइटिस और गैस्ट्रिक मेटाप्लेजिया कॉज कर सकता है। एक चीज़ इसमें रहेगी कि गैस्ट्राइटिस जो है वो हमारे पास जो गैस्ट्राइटिस की जब कंडीशन होती है उसमें हमारे पास साइटोकाइनेसिस
साइटोकाइंस रिलीज होते हैं। इन साइटोकाइंस की वजह से भी जो है ड्यूडेनाइटिस और गैस्ट्रिक मेटाप्लेजिया कॉज होता है और जो है ड्यूडेनल अल्सर अकर हो सकता है। ये हमारे पास ओवरऑल हो गया कि ड्यूडेनल अल्सर कैसे अकर हो रहा है। अब पैथोफिजियोलॉजी को पढ़ने के बाद जो है हम साइन एंड सिम्टम्स को देखेंगे कि अगर किसी पेशेंट में जो है गैस्ट्रिक अल्सर है या ड्यूडेनल अल्सर है तो किस किस्म के साइन एंड सिम्टम्स से शो होते हैं। यूजुअली गैस्ट्रिक और ड्यूडेनल अल्सर के जो साइन एंड सिम्टम्स हैं वो सेम है। लाइक गैस्ट्रिक अल्सर में हमारे होता है एपी, गैस्ट्रिक पेन, नॉजिया, ब्लॉटिंग, वॉमिटिंग, वेट लॉस, इंडाइजेशन। सेम ड्यूडेनल अल्सर में भी हमारे पास सेम यही साइन एंड सिम्टम्स हैं, लेकिन यहाँ पर जो है हमारे पास गैस्ट्रिक और ड्यूडेनल अल्सर में एक पॉइंट में डिफरेंस है इनके साइन एंड सिम्टम्स में। गैस्ट्रिक अल्सर में हमारे पास होता है वेट लॉस, जबकि जो ड्यूडेनल अल्सर है उसमें हमारे पास होता है वेट गेन। तो ये जो है एक मेन डिफरेंस है गैस्ट्रिक और ड्यूडेनल अल्सर में। सेकंड जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि जो ये साइन एंड सिम्टम्स हैं लाइक पेन, नॉजिया, वॉमिटिंग वगैरह, ये इंक्रीज हो जाते हैं साइन एंड सिम्टम्स वाइल ईटिंग, जबकि ड्यूडेनल अल्सर में ये तमाम साइन एंड सिम्टम्स जो हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं वाइल ईटिंग। तो ये जो है साइन सिम्टम्स में जस्ट डिफरेंस है। इनको डिफ्रेंशिएट करने के आसान तरीका। अब अगर हमारे पास गैस्ट्रिक और ड्यूडेनल अल्सर किसी भी वजह से बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाए, मीन्स हम इलाज नहीं करवाते, ट्रीटमेंट नहीं करते, हम जो है अपना लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं करते, तो हमारा जो अल्सर है वो सीवियर हो जाता है। उस कंडीशन में जो सीवियर सिम्टम्स होंगे वो है हमारे पास ब्लडी स्टूल, सीवियर एपिगैस्ट्रिक पेन एंड ब्लड इन वॉमिट। साइन एंड सिम्टम्स के बाद हमारे पास आता है डायग्नोसिस ऑफ पेप्टिक अल्सर, कि हम पेप्टिक अल्सर की डायग्नोसिस जो है वो कैसे कर सकते हैं। डायग्नोसिस ऑफ पेप्टिक अल्सर के लिए यूजुअली 5 मेथड्स यूज होते हैं, जिसमें है हमारे पास बेरियम कंट्रास्ट एक्सरे, एसोफेगो गैस्ट्रोड्यूडिनो एंडोस्कोपी जिसे हम ईजीडी भी कहते हैं शॉर्ट में, बायोप्सी, यूरिया ब्रीथ टेस्ट एंड रैपिड यूरिएज टेस्ट। बेरियम कंट्रास्ट एक्सरे, बेरियम कंट्रास्ट एक्सरे जो है वो हमारे पास क्या है कि हम इसके ज़रिए से एग्जामिन कर सकते हैं जीआईटी के अपर पार्ट्स को, जैसे एसोफेगस, स्टमक एंड ड्यूडिनम। इसमें हम जो है बेरियम को जो है लिक्विड में मिक्स करके पेशेंट को स्वॉलो करवाते हैं। बेरियम हमारे पास जो है ये अपर पार्ट्स हैं जीआईटी के, लाइक एसोफेगस, स्टमक एंड ड्यूडिनम, उनके साथ जाके अटैच हो जाता है और इन्हें विजिबल बनाता है फॉर एक्सरे। तो जब हम बेरियम को स्वॉलो कराते हैं पेशेंट को, उसके कुछ देर के बाद जो है हम पेशेंट के फ्लोरोस्कोपी के जरिए से एक्सरे लेते हैं और उन एक्सरे में जो है हम इन अपर जीआईटी पार्ट्स को एग्जामिन कर सकते हैं। ये मेथड जो है अब इतना खास यूज नहीं होता। सेकेंड मेथड है हमारे पास एसोफेगो गैस्ट्रोड्यूडिनो एंडोस्कोपी, इन शॉर्ट ईजीडी। इसमें हमारे पास क्या है कि हम एंडोस्कोपी का मेथड यूज़ करते हैं ताकि हम एग्जामिन कर सकें एसोफेगस, स्टमक और ड्यूडिनम को। एंडोस्कोपी में जो है हमारे पास एक स्मॉल कैमरा अटैच होता है जो हम माउथ के ज़रिए से जो है पेशेंट के एसोफेगस में, देन स्टमक से क्रॉस करते हैं एंड देन ड्यूडिनम तक उसे लेके जाते हैं और इसे जो है हम कम्प्लीटली व्यू करते हैं इनसाइड दी अपर जीआईटी पार्ट्स। एंडोस्कोपी के बाद हमारे पास जो मेथड आता है वो है बायोप्सी का। अगर हमें शक हो कि पेशेंट को वाकई में एच पायलोरी की वजह से पेप्टिक अल्सर अकर हो रहा है तो हम एंडोस्कोपी के दौरान ही बायोप्सी भी कर लेते हैं। मीन्स हम एक जो है स्मॉल पार्ट या स्मॉल जो कल्चर के लिए जो है हम स्मॉल पार्ट को साथ में कट कर लेते हैं और उसको जो है हम फिर एग्जामिन करते हैं। फिर हमारे पास आता है यूरिया ब्रीथ टेस्ट। यूरिया ब्रीथ टेस्ट जो है वो हमारे पास
पेप्टिक अल्सर में जो है एच पाइलोरी को डिटेक्ट करने के लिए मेनली यूज़ होता है। ये मेथड मेन जो है एच पाइलोरी के लिए है। तो इसमें जो है पेशेंट को रेडियो एक्टिव कार्बन 13 यूरिया जो है वो इंजेस्ट करवाया जाता है। जब वो उसे इंजेस्ट कर लेते हैं तो उसके 15 मिनट के बाद जो है एक बैग उन्हें दिया जाता है जिसमें वो अपनी जो है वो एक्सेल कर सकें, मीन्स अपनी सांस को बाहर निकाल सकें। इस एक्सेलेशन में जो है हमारे पास जो रिकॉर्ड आता है उससे हमें पता चलता है कि पेशेंट की बॉडी में जो है एच पाइलोरी है कि नहीं। एच पाइलोरी बैक्टीरिया के अंदर जो है एक प्रॉपर्टी है कि वो जो है सेक्रीट कर सकते हैं दो तरह के एंजाइम। एक एंजाइम है हमारे पास यूरिएज, जो सेकंड एंजाइम है वो है हमारे पास प्रोटीएज। तो जो एच पाइलोरी है वो हमारे पास रिलीज कर सकता है यूरिएज। तो जो हमने उसे कार्बन 13 यूरिया दिया था, ये यूरिएज एंजाइम अगर पेशेंट की बॉडी में मौजूद है तो इस कार्बन 13 यूरिया को जो है वो स्प्लिट कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया में। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड इस टाइम प्रोड्यूस हुई है ये रेडियो एक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड है। और जो बैग में जब एयर एक्सेल होती है तो उसमें जितनी अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है वो इंडिकेट करती है कि एच पाइलोरी की प्रेजेंस है कि नहीं है। और ये ऑटोमेटिक मशीन के ज़रिए इस बैग को जो है मशीन में डाल दिया जाता है और ऑटोमेटिकली जो है वो अमाउंट को कैलकुलेट करके रिजल्ट्स शो कर देती है। लास्ट जो टेस्ट हम यूज़ करते हैं डायग्नोसिस के लिए वो है रैपिड यूरिएज टेस्ट, जिसे हम CLO टेस्ट या कंपाइलोबैक्टर लाइक ऑर्गेनिज्म टेस्ट भी कहते हैं। इसमें हम एक किट को यूज़ करते हैं। इस किट को जो है एक जेल से बनाया गया है और इस जेल में हमारे पास जो है दो तरह की मतलब केमिकल्स यूज़ हुए हैं। पहला जो इसमें यूज़ हुआ है वो है यूरिया, जो हमें एच पाइलोरी की प्रेजेंस को शो करने के लिए, और दूसरा जो इंडिकेटर के तौर पे इसमें केमिकल यूज़ होता है वो है फिनोल फ्रेट। इन दोनों को जब मिक्स करके एक जेली लाइक जो है स्पेक्ट्रम बनाया जाता है वो हमारे पास येलो कलर का होता है। बायोप्सी जब हम करते हैं पेशेंट की तो म्यूकोसा से जो एंट्रम है स्टमक का उसके म्यूकोसा से जो है हम छोटा सा पार्ट ले लेते हैं और उस पार्ट को जो है हम इस जेल के अंदर डाल देते हैं और इस जेल को वापस से हम कवर करके रख देते हैं और इसको ऑब्जर्व करते हैं। अगर 48 आवर्स के अंदर जो है इस जेल का कलर येलो से रेड हो जाए या फिर हम इसे कहते हैं मर्जेंडा कलर बन जाए तो इट मीन्स कि ये एच पाइलोरी पॉजिटिव है। लेकिन अगर ये कलर येलो ही रहता है तो इट मीन्स जो स्पेसिमेन है उसका कलर जो है वो येलो ही रहे तो इट मीन्स कि टेस्ट नेगेटिव है और पेशेंट में एच पाइलोरी बैक्टीरिया मौजूद नहीं है। और जो एक और टेस्ट यूज़ होता है वो है स्टूल टेस्ट, जिसके जो है हम इसी तरह से जो है स्पेसिमेन को ऑब्जर्व करते हैं और एच पाइलोरी टेस्ट करते हैं। तो ये हमारे पास हो गया ओवरऑल जो है पेप्टिक अल्सर डिजीज़ और उसकी डायग्नोसिस, उसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज़, उसकी ड्रग्स और उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। होप्स हो कि आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहें। अगर आपने इस लेक्चर से रिलेटेड MCQs सॉल्व करने हैं तो उसके लिए आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं मेरे फेसबुक पेज पे, मेरे इंस्टाग्राम पेज पे और मेरे पिंटरेस्ट पेज पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।